नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। कल ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल से जेल में बंद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 48 घंटे के भीतर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेंच ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है, उन्हें बेहतर इलाज मिलना चाहिए, ये उनका हक है। इसलिए सरकार उन्हें इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में एडमिट कराए। लेकिन आज शहबाज शरीफ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से गौर करने की अपील कर दी। कल पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की आधी अधूरी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की थी। यह साबित करने में पूरी ताकत लगाई थी कि इमरान खान ठीक ठाक हैं, उनका इलाज जेल में ही हो सकता है, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का झूठ पकड़ लिया तो आज पाकिस्तान की हुकूमत ने जेल में बंद हजारों कैदियों के हक का इशू उठाया। पाकिस्तान के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआरकी मच जाएगी, हर कैदी जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग करने लगेगा। किसने कहा अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो पूरे मुल्क में फिर हंगामा होगा, तहरीक इंसाफ पार्टी के लोग फिर सड़कों पर निकलेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेगा कि पीटीआई के वर्कर इसे सियासी इशू नहीं बनाएंगे? कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज इमरान खान को किसी भी कीमत पर पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहती, जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना चाहती। शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों डर रही है? मुनीर की फौज क्यों डरती है? क्या वाकई में इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है? पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज क्या छुपाना चाहती है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको सुनवा देता हूं पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज और इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतल्लिका है। किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत, तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरखास्त की जाए। मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नजीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। आज अमेरिका ने भी कह दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन ये सच मानने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए जो पाकिस्तान की नहीं है। आज अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। सर्जियो गोर ने कहा कश्मीर में आकर उन्हें महसूस हुआ कि ये वाकई में जन्नत है। यहाँ की फिजा निराली है, माहौल खुशनुमा है, खूबसूरती बेमिसाल है और हर तरफ शांति है, कहीं कोई खौफ का माहौल नहीं है। असल में सर्जियो गोर आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। श्रीनगर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की। सर्जियो गोर श्रीनगर में सड़कों पर निकले, आम लोगों से मिले, शिकारे पर बैठकर डल लेक की सैर की और इसके बाद सर्जियो गोर ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है, यहाँ माहौल अच्छा है। अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी ने आज दिल्ली में जापानी उद्योगपतियों से बात की। जापानी इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के फायदे बताए। जापान और यूपी का कितना गहरा संबंध है ये याद दिलाया।
जापानीज इन्वेस्टर्स से योगी ने कहा कि यूपी और जापान के रिश्ते सिर्फ फाइनेंशियल पार्टनरशिप तक सीमित नहीं हैं। दोनों के बीच सभ्यता और विरासत का हजारों साल पुराना संबंध है। योगी ने कहा कि जापान के पास टेक्नोलॉजी है और उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ी मैन फोर्स है। जापान उगते हुए सूरज का देश है और यूपी सूर्यवंशियों की भूमि है। इसलिए अब जापानीज उद्योगपति इस विरासत को और मजबूत करें, यूपी में निवेश करें। उनकी सरकार इन्वेस्टर्स की हर संभव मदद करेगी, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित माहौल देगी। अगर जापानी निवेशक यूपी में इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे स्टूडेंट मूवमेंट की। करीब 1 महीने से रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन आज खत्म हो गया। जयपाल मुंडा स्टेडियम में लगे प्रदर्शनकारियों के तंबू उखड़ गए। असल में कल आधी रात के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने 8 नोटिफिकेशन जारी किए। 2014 से 2026 के बीच हुई 39 सरकारी भर्तियों के एग्जाम्स को रद्द कर दिया। 6 एग्जाम्स पर रोक लगा दी, क्योंकि छात्रों ने ऐलान किया था कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी करके रद्द की गई परीक्षाओं की लिस्ट सामने नहीं लाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। रात में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो शाम होते होते स्टूडेंट्स ने अपने धरने को 2 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि सरकार ने एग्जाम तो रद्द कर दिए, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। अगर सरकार कोर्ट में इन मामलों की पैरवी ठीक से नहीं करेगी तो आंदोलन फिर शुरू होगा। आज पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों के मुद्दे पर बिहार में भी राजनीति हुई। तेजस्वी यादव 5 साल के बाद सड़क पर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी ने आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन तक मार्च का ऐलान किया था। हजारों कार्यकर्ता तिरंगे झंडे लेकर गांधी मैदान में जमा हो गए। पुलिस ने आरजेडी के मार्च को रोकने के लिए तैयारी की हुई थी, बैरिकेड लगाए गए थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को गांधी मैदान से इनकम टैक्स चौराहे तक जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो माहौल गर्म हो गया। हालांकि पुलिस ने आरजेडी के वर्कर के साथ सख्ती नहीं की, लाठीचार्ज नहीं किया। बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। पानी में भीगे तेजस्वी यादव भी बैरिकेड पर चढ़कर सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, इसका असर परीक्षा में दिखाई देना चाहिए। कोर्ट ने कहा जब सरकार ने राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की हैं, तो फिर नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाने का क्या फायदा। असल में एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन फाइल की गई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा सिर्फ कागजों में अच्छे नियम बना देना काफी नहीं होता, एग्जाम सिस्टम में सुधार दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जाएं, यह बात एनटीए को यूपीएससी से सीखनी चाहिए, जो बिना किसी गड़बड़ी के कई साल से लगातार एग्जाम करा रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। जल बोर्ड घोटाले के केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उनके साथ जो बाकी 4 आरोपी हैं, उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, राजा कुमार और पंकज वोरा, इन चारों को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले के एक और आरोपी अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सत्येंद्र जैन समेत सभी 6 आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल रात अरेस्ट किया था। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि यह केस 10 मई 2024 को दर्ज किया गया था। इसके 27 महीने बाद सत्येंद्र जैन को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और कल जब वो दोबारा एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में गए तो उन्हें बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें आज और बढ़ गईं। आजम खान तो जेल में हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जांच तेज हो गई। आज ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में
आजम खान के 10 ठिकानों पर रेड की। जौहर यूनिवर्सिटी को भी जांच के दायरे में लिया गया। आरोप है कि आजम खान ने सरकारी ठेकों से मिलने वाले पैसे को गलत तरीके से डाइवर्ट किया और इस रकम का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े ट्रस्ट में किया। ईडी की जांच में इस बात के सबूत मिले थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त जब आजम खान मिनिस्टर थे, उस वक्त कुछ ठेकेदारों को सरकारी ठेके मिले। बाद में इन्हीं ठेकेदारों से जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को पैसा मिला। आज यूपी से एक और इंटरेस्टिंग खबर आई। आज समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक ने कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को सबके सामने जमकर खरी खोटी सुनाई। सहारनपुर में दिशा की मीटिंग थी। इसमें दोनों नेता भिड़ गए। इमरान मसूद दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन और विधायक आशू मलिक भी मौजूद थे। तमाम अधिकारी भी मीटिंग में पहुंचे हुए थे। मीटिंग शुरू हुई तो आशू मलिक ने एक गांव में अधूरे नाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली मीटिंग में भी उन्होंने ये इशू उठाया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ठेकेदार आधा काम छोड़कर भाग गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात पर इमरान मसूद भड़क गए। उन्होंने कहा कि मीटिंग एजेंडे के हिसाब से चलेगी, किसी की मनमानी से नहीं। आज बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर है। बेंगलुरु के फार्म हाउस से 5 करोड़ रुपए की नकली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। एफडीए के अफसरों ने बताया कि बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं की सप्लाई की जानकारी मिली थी। इसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की फार्मेसी और दवाओं की दुकानों पर नजर रखी गई। पता लगा कि एक फार्म हाउस से दवाओं की सप्लाई हो रही थी। फार्म हाउस पर रेड की तो वहां के हालात देखकर अफसरों के होश उड़ गए। बड़ी बड़ी कंपनियों की नकली दवाओं और इंजेक्शन के वायल्स पर लेबलिंग का काम चल रहा था। दवाओं की इंटरनेशनल कंपनियों का पैकिंग मटेरियल भारी मात्रा में रखा हुआ था। मशीनों के जरिए नकली दवाओं की पैकिंग हो रही थी। चलते चलते आपको एक खबर बता दूं जो आपको सावधान करने के लिए है। अगर आप बाहर से खाना मंगाकर खाने के शौकीन हैं तो सावधान रहिए। सूरत में एक परिवार ने होटल से खाना मंगवाया और पूरा का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया। फूड पॉइजनिंग से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह घटना सूरत के पुणा इलाके की है। अशोक कलसारिया ने शीतल रेस्टोरेंट से काजू पनीर की सब्जी ऑर्डर की थी। अशोक के साथ उनकी वाइफ और 3 बेटियों ने भी यही सब्जी खाई। खाना खाने के बाद पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। सबको उल्टियां होने लगी। पड़ोस के लोग परिवार के सारे मेंबर्स को हॉस्पिटल ले गए। इमरजेंसी में एडमिट होने के सिर्फ 20 मिनट बाद परिवार की सबसे छोटी बेटी 4 साल की आर्या की मौत हो गई। परिवार के 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।